देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। आज पहरेदार में चर्चा करेंगे कि क्या कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं हम। इस बात से किसी इनकार होगा कि कैश की जरूरत जितनी कम हो उतना अच्छा है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जब देश में इंटरनेट की पहुंच सिर्फ 35% लोगों तक है, देश की बहुसंख्यक आबादी डिजिटल पेमेंट का मतलब तक नहीं समझती है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेगी? क्या ये इतना आसान होगा कि सभी अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें और डिजिटल तरीके से पेमेंट करें? ये कितना सेफ होगा, कितना सिक्योर होगा और क्या सुविधाजनक होगा? एक और मुद्दा है कि जब सामान्य शिकायतों की सुनवाई में कंज्यूमर के पसीने छूट जाते हैं, तो ये डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतों को किस तरह से सुना जाएगा, सुनवाई होगी या नहीं होगी? और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि हमारे पास लगातार डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की इस तरह की शिकायतें आ रही हैं जिसमें कंज्यूमर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। इन्हीं मसलों पर आज हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ है दो खास मेहमान, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नवीन सूर्या और साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता, और साथ ही बात करेंगे मोबाइल वॉलेट कंज्यूमर्स से भी। लेकिन नवीन जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ही, इतना बड़ा देश और डिजिटल एजुकेशन के लिहाज से हम अभी भी पिछड़े हुए हैं, और क्या इतना आसान होगा डिजिटल पेमेंट सिस्टम को देश भर में लागू करना जैसा कि विज्ञापनों में बताया जा रहा है? देखिए, कोई भी चीज आसान तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये कहना है कि आसान होगा वो तो शायद नाइंसाफी होगी। आसान कभी कोई भी बदलाव होता नहीं है, लेकिन देश तैयार है ये बदलाव के लिए, ये मैं जरूर बोल सकता हूं। दो चीजें, अगर आप आज से 15 साल पहले जाएं, जब हम लोग सब लैंडलाइन के साथ जीते थे, जब मोबाइल फोन सबके हाथ में नहीं होता था, तब बहुत सारे अप्रीहेंशन थे लोगों के सामने, महंगा है, कैसे चलेगा, ये तो बहुत महंगा हैंडसेट भी है, हेल्थ पे भी इश्यू हो सकते हैं। तो एक जो फेयर ऑफ अननोन होता है वो सबके मन में बहुत कुछ था। पर अगर आप आज देखें तो वो चीज लगती है कि अच्छा, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम था क्या? तो ज्यादातर लोगों के मन में एग्जैक्टली वही सवाल है, क्योंकि हम आज तक एक फिजिकल करेंसी को यूज करते आए हैं, हर इंसान उसको यूज करता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी तबके का हो। तो वो सेम सवाल उसी तरह से जो नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म हो रहा है अपनी कंट्री में, उसमें वही सवाल उन्हीं लोगों से आ रहे हैं। जी, तो आपको महसूस हो रहा है कि बदलाव की लहर जो है हमेशा से ही शुरुआत में मुश्किलें सामने खड़ा करती हैं, लेकिन ये मुश्किलें, इससे हम जूझ पाने के लिए कितने तैयार हैं विराग? मैं थोड़ा सा इसमें असहमत हूं। ये वो मुश्किलें नहीं है जिनकी चर्चा नवीन कर रहे हैं। मूलतः सरकार एक ऐसा माहौल बना रही है कि अब पूरी डिजिटल इकोनॉमी करना है, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में पूरा आपने मैदान सौंप दिया है। तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि इसके बारे में उचित कानून बनाए और उन कानूनों के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करे। अब 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर एक ये कि इस पूरे डिजिटल इकोनॉमी में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा हो, इसके बारे में अभी सरकार के कानूनों में अभी सही स्पष्टता नहीं है। दूसरे नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट हम किसके साथ कर रहे हैं, जो उपभोक्ता है वो किसको अकाउंटेबल करे। तीसरे नंबर पे ये कि अगर कोई गड़बड़ होता है, अगर कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो किसके पास जाए और उसकी सुनवाई कैसे हो। अभी हमने पिछले दिनों देखा, जब मोबाइल में कॉल ड्रॉप हुआ और बगैर सर्विसेज के कॉल ड्रॉप होने के बावजूद मोबाइल कंपनियां लगभग उपभोक्ताओं से 57,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा वसूल कर रही थी और कर रही हैं, उसके बावजूद उपभोक्ता अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से भी नहीं जा पा रहा। बिल्कुल, तो यानी हम बदलाव तो नवीन, मुझे लगता है सभी बदलाव के पक्ष में है, अच्छा बदलाव है, लेकिन कहीं ना कहीं बिना तैयारी के हम इस बदलाव की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक मुद्दा जो रहता है जब आप प्लास्टिक मनी यूज करते हैं तो सेफ्टी का होता है, आपकी डेटा कितनी सिक्योर है इसका होता है। हम देख रहे हैं, हम अभी कुछ दिन पहले डेबिट कार्ड फ्रॉड की इतनी खबरें सुर्खियों में थी, तो हमारा सिस्टम क्या प्लास्टिक मनी के ट्रांजैक्शन को अगर जब बढ़ावा दे रहा है तो क्या उतना फुल प्रूफ सिस्टम तैयार है, या अभी हम पहले बढ़ावा देंगे फिर सिस्टम को तैयार करेंगे? सो प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम में आता है, और हमारी जितनी तरह की तैयारी है सिस्टम में वो तो काफी सारी है। मुझे नहीं लगता है कि टेक्निकली कोई कैपेबिलिटी में इश्यू है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हो, चाहे वो गवर्नमेंट प्लेयर हो, चाहे वो बैंक्स हो, सब लोग साथ में मिलके, इनफैक्ट जो सुविधाएं और जो सिक्योरिटी सिस्टम, चाहे वो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो पिन हो पॉस के ऊपर, वो सारी चीजें हमारे देश ने सबसे पहले लाई है, और आज की तारीख में इवन डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस है वो उसको फॉलो करती है। और एक क्विकली मैं कानून के बारे में जो विराज जी ने बोला उसमें क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जितनी भी कंपनियों को आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो सारी ऑलरेडी कानून के अंदर में आती है।
अपना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑलरेडी 2011 से बना हुआ है। आरबीआई ऑलरेडी ऑथराइज एंटिटी है, जिसके मुताबिक हर कंपनी में आपको एक ग्रीवेंस कमेटी होती है, कस्टमर कंज्यूमर का कंप्लेंट का पूरा सेल होता है, प्लस आरबीआई की खुद की बॉडी होती है। उसके अलावा जितना भी कंज्यूमर का पैसा आता है ये प्राइवेट सेक्टर में, वो सारा एक बैंक के एस्क्रो अकाउंट में 100% सुरक्षित से अलग पड़ा रहता है। तो ये सारी व्यवस्था जो फंडामेंटल सिक्योरिटी की है, चाहे वो टेक्निकल साइड पे हो या फाइनेंशियल साइड के में हो, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं टेक्निकली हम तैयार हैं, सेफ्टी वाइज हम तैयार हैं, हम कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं विराट, लेकिन क्या कंज्यूमर की सुनवाई होने के लिए हम तैयार हैं कि ये कंपनियां अभी तो केवल बता रही हैं कि हम 200% बढ़ गए जी, हम 250% बढ़ गए हैं, इतने 8 नवंबर के बाद हमारे सब्सक्राइबर बेस इतने बढ़ गए, पर इन सब्सक्राइबर्स की सुनवाई भी होगी? ग्रीवांस की अगर बात करें तो जो अभी डेबिट कार्ड का जो डेटा हैक हुआ, हमको अभी तक नहीं पता चला कि उसमें क्या कार्रवाई हुई। अगर हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो जो ये ई वॉलेट्स हैं, निश्चित तौर पे वो आरबीआई से उनको एक रूल्स के तहत परमिशन मिलती है, लेकिन उनकी लीगल एंटिटी क्या है इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्पष्टता कानून में नहीं है, ना ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, ना ही इनकम टैक्स एक्ट में। और फाइनली आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आप का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? आप का जो, क्योंकि दिक्कत क्या है कि तो मेरा क्लैरिफिकेशन की कमी है, मैं आपका ये पॉइंट समझ, तो क्या करें? यूज नहीं करें क्योंकि अब तो चारा नहीं बचा है, हम लेस कैश सोसाइटी बना रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें यूज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यूज करने के साथ साथ सरकार को उस व्यवस्था के नियम भी तो बनाने पड़ेंगे कि अगर उस अखाड़े में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई कमी होती है, कोई गलती होती है, तो किसको जिम्मेदार ठहराएं? आपने अखाड़े का यूज किया, तो हम अखाड़े में एंटर कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमने अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है वो थोड़े से हम पीछे रह गए, और ये हम ही नहीं, देश के लोग भी कह रहे हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पैदा के पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं कस्टमर्स की, और कैसे वो फंस रहे हैं। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, मेरे साथ यहाँ फोन लाइन पर जुड़ने छत्तीसगढ़ से मयंक जैन, और मयंक जैन ने फ्रीचार्ज से एक ट्रांजैक्शन किया था और किस तरह से इनका अनुभव खराब रहा, मयंक से ही बात करते हैं। मयंक जी नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरे एक्सपर्ट्स भी स्टूडियो में बने हुए हैं और सारा देश आपको सुन रहा है। क्या दिक्कत आई आपको जब आपने फ्रीचार्ज से अपने एक बिल के पेमेंट के लिए से यूज किया था? मैम, मैंने कल सुबह एक बिल पेमेंट किया था फ्रीचार्ज से 500 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल। मेरे बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया, पर ट्रांजैक्शन फेलवर हो गया मैम। फिर मैंने सोचा इसका कंप्लेन कर देता हूँ फ्रीचार्ज को, पर मैंने जब उनके ऐप में सर्च किया तो कहीं भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मीन्स उनके एक नया ऑप्शन भी नहीं कि आप वहाँ पे एक नया कंप्लेन जनरेट कर दीजिए। यानी आप अपनी बात उन तक कैसे पहुँचाए, इसमें आपको दिक्कत हो रही थी, और आप फिर आपकी बात फ्रीचार्ज तक कैसे पहुँची ये भी बताइए। फिर मैम मैंने गूगल में सर्च किया कि फ्रीचार्ज का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन या मेल कुछ मिल जाए। फिर मैंने उनके सपोर्ट मेल में पहरेदार को सीसी में डाल के एक मेल किया। पहले जो मैंने मेल किया उसका कोई रिवर्ट नहीं आया, और फिर पहरेदार @network18online.com को सीसी में डाल के मैंने उनको मेल किया कि मेरा ऐसा ऐसा डिडक्ट हो गया है एंड बिल फेलवर हो गया है। देन उन्होंने मुझे लगभग 10 आवर्स के बाद एक कॉल बैक किया जी कि हाँ आपका कंप्लेन हमें पहरेदार की तरफ से मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने जैसा कहा कि आपका कंप्लेन पहरेदार की तरफ से मिला, वो जो 10 घंटे आपने इंतजार किया, तब हमने उन्हें संपर्क किया था और उन्होंने आपको कॉल बैक किया था। यहाँ ये बता देते हैं, अब मयंक के पैसे अभी वापस नहीं हुए हैं, लेकिन फ्रीचार्ज ने हमें जवाब दिया है, हमें बताया है लिखित जवाब में कि फ्रीचार्ज के पेमेंट गेटवे में पेमेंट नहीं पहुंच पाने की वजह से कंज्यूमर का ट्रांजैक्शन फेल हो गया था। अब ये रकम कंज्यूमर के बैंक को रिफंड की जाएगी, और कंपनी ने हमें ये भी बताया कि फ्रीचार्ज ने कस्टमर से बात कर उसे ये जानकारी दे दी है, तो उनके पैसे कुछ दिनों में रिफंड होंगे। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा नवीन जी मैं आपको लाना चाहूंगी। आपने सुना यहाँ पर मयंक की परेशानी। मयंक कह रहे थे उन्होंने फ्रीचार्ज डाउनलोड किया, उससे पेमेंट की, और जब उनको दिक्कत आई तो क्या फ्रीचार्ज ऐप में एक उनकी सहायता के लिए नंबर या ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए जहां वो संपर्क करें? ये एक कमी नहीं लग रही है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है, ना केवल फ्रीचार्ज को, तमाम वो कंपनियां, वॉलेट कंपनियां जो इस स्पेस में आ रही हैं? दो चीजें हैं प्रियंका जी। एक तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनकी ऐप में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये मेरे लिए भी बहुत ही सरप्राइज है। मुझे नहीं लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है। शायद
जहां जिस लिंक में है वो शायद इतना विजिबल नहीं होगा, तो ये डेफिनेटली सारी कंपनियां इसको इम्प्रूव करेगी। लेकिन मैं एक दूसरी बात करना चाहूंगा प्रियंका जी, अज्यूम कीजिए ये मयंक जी सेम चीज अगर फिजिकल मनी से उस बिल के काउंटर पे जाके इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर होगा तो वहां करते, और कोई कारण से अगर वो पैसा उनका जमा नहीं होता बिल में, एक तो उनको 1 महीने बाद पता चलता, दूसरे अगर वो नहीं मिलता तो उनको वापस उसके काउंटर पे जाना पड़ता, उनके ऑफिशियल से बात करना पड़ता, और उसके प्रोसेस में शायद उनको जो काम आपका इनका शायद 2 दिन के अंदर अंदर सब हो जाएगा, उस बात को शायद महीने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि कोई भी सिस्टम जो है हमेशा उसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा नवीन जी मैं आपके साथ खड़ी हूँ कि ये पूरा सिस्टम हमारी सहूलियत के लिए है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फ्री चार्ज ने ना तो मयंक को संपर्क किया, जब पहरेदार ने उनसे बात की तब जाके फ्री चार्ज संपर्क कर रहा है। और मैं ये शो इसलिए नहीं कर रही हूँ कि फ्री चार्ज ने ये गलत की, मुझे लगता है यहाँ फ्री चार्ज और फ्री चार्ज जैसी तमाम वॉलेट कंपनियों को इस पॉइंट पर कुछ सुधार लाने की जरूरत है ताकि वो एक बेहतर कंज्यूमर कनेक्ट बना पाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डिजिटल पेमेंट पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बात करेंगे एक पेटीएम के सब्सक्राइबर से। वेलकम बैक, आप देख रहे पहरेदार, हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। पूरा देश बढ़ रहा है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की तरफ, लेकिन कितने तैयार हैं हम, क्योंकि पहरेदार के पास तो लगातार कंज्यूमर की शिकायतें पहुंच रही हैं कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल के बाद उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुणे से औदुंबर इंगुले मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे ही बात करते हैं। इन्होंने ई वॉलेट कंपनी पेटीएम से एक पेमेंट की सुविधा लेने की सोची थी, लेकिन क्या हुआ औदुंबर के साथ। नमस्ते औदुंबर, स्वागत है आपका। आप एक स्टूडेंट है, पुणे में पढ़ाई कर रहे हैं और आपने सोचा कि पेटीएम का फायदा उठाया जाए, लेकिन आपको नुकसान हो गया है। बताइए क्या नुकसान हुआ है आपको। मैम मैंने पेटीएम वॉलेट पे मेरे यूनियन बैंक के अकाउंट से 25 तारीख को 10,900 रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन वो गलती से मेरे से ज्यादा अमाउंट हो गई थी, इसलिए मैंने वो रिफंड कर दिए। लेकिन 25 तारीख से वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा था कि ट्रांसफर नहीं हुए बैंक में, तो मैंने मेल किया पेटीएम से, उनसे मुझे रिप्लाई आया कि ये 2 दिन में आपके ये पैसे कवर हो जाएंगे। लेकिन उस दिन से मैं 25 तारीख गई, 26 तारीख गई, 27 तारीख गई, मैंने उनको लगातार मेल किए, लेकिन उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं डर गया, बैंक में गया तो बैंक वाले बोले कि उनकी तरफ से कोई पेमेंट नहीं दिखा रहे, यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसे नहीं जमा हुए। तो मेरे पास मैंने गूगल पे सर्च किया, कॉन्टेक्ट नंबर उनका मतलब ढूंढा, लेकिन उनका कोई केयर सेंटर का नंबर नहीं था। एक था लेकिन उसमें कोई केयर सेंटर का आदमी कोई बोलने के लिए ये नहीं था। जी, तो आप बस एक मेल से व्यवहार कर रहे थे और उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी समस्या को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है या नहीं। आपने पहरेदार से जब संपर्क किया उसके बाद आपको पेटीएम से फोन आया, उन्होंने आपकी मदद की औदुंबर। यस, मैंने फिर पहरेदार में ये कंप्लेंट कर दी। उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे आपसे रिप्लाई आया और उन्होंने पेटीएम से बात की। उसके बाद पेटीएम वाले ने कॉल किया और उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिया। आज मेरे बैंक में मेरे पूरे अमाउंट ये रिसीव हो चुका है। चलिए, तो पहले लेकिन आपको पहले दिक्कत आ रही, संपर्क करने से पहले उन्होंने ना कोई मुझे रिप्लाई दिया था, ना कोई मेल किया। मेरे मेल का प्रॉपर कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। मैंने 20 से 25 मेल किए उनको, लेकिन कोई मुझे मेरे समाधान के लिए कोई ऐसा रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। ना उनका कोई केयर सेंटर का नंबर मौजूद है। अब उनके वॉइस कॉल अब उनसे मदद ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो औदुंबर को हुई परेशानी, पहला ट्रांजैक्शन ये कर रहे थे और इस दिक्कत से गुजरना पड़ा। शुक्रिया उनसे बात करने के लिए। औदुंबर बता चुके हैं कि किस तरह से हमारे संपर्क करने के बाद पेटीएम हरकत में आई। पेटीएम ने भी हमें एक लिखित जवाब भेजा है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो इस पूरे सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और सामान्य प्रक्रिया के तहत औदुंबर के अकाउंट में पैसे पहुंचने में 3 से 7 वर्किंग डे लग सकते हैं। साथ ही पेटीएम ने कंज्यूमर को ARN नंबर की भी जानकारी दी थी और जैसा औदुंबर बता रहे थे कि ये 3 से 7 दिन के पहले ही उनके अकाउंट में, जब तक हम ये शो
रिकॉर्ड कर रहे थे, पैसे पहुंच चुके हैं। लेकिन विराग, आपने सुना औदुंबर को, इन्हें संपर्क करने में कितनी दिक्कत हो रही थी पेटीएम से। आप पैसे तो झट से निकाले थे, सेकंड में आपका पैसा डेबिट हो जाता है आपके फोन से, लेकिन जब पैसे वापस करने हैं तो बैंक की जिम्मेदारी है जी। फ्रीचार्ज ने भी हमें कहा ये बैंक की तरफ से होगा, पेटीएम भी हमें इस मामले में कह रहा है औदुंबर के मामले में कि बैंक की तरफ से होगा। बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये सारी कंपनियां एक छोटे से कानून का पालन नहीं करती हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मैं किसको कांटेक्ट करूं। गूगल सर्च करने के बावजूद भी उनको नंबर नहीं मिला। मैंने पिछले शो में भी बताया था कि एक कानून है आईटी इंटरमीडिएट रूल 2011, जिसके हिसाब से हर कंपनी जो कि इस तरह के आईटी बिजनेस में है उनको लीगल लैंग्वेज में इंटरमीडिएट बोला जाता है। उस हर कंपनी को अपने एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना जरूरी है। उस शिकायत अधिकारी का नाम देना है, उसका आपको ईमेल आईडी देना है, उसका आपको फोन नंबर देना है। अब होता क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर जो आपसे पैसे ले रहा है, जब आप ग्रीवांस करने जाते हो बोलता है नहीं मेरी समस्या नहीं तो बैंक की समस्या है। वो जो ग्रीवांस ऑफिसर है, लोग 25 लोगों के पास नहीं जाएंगे, आप उस ग्रीवांस ऑफिसर के पास जाइए। इसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2013 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो देश में व्यापार कर रही हर छोटी इंटरनेट कंपनी से इस कानून का पालन कराए। अगर सर्विस आप देंगे, लेकिन जब सर्विस से दिक्कत आएगी तो आपकी दिक्कत कोई और दूर करे। ये फॉर्मूला मुझे बहुत अजीब लगता है। नवीन जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं ये कि पैसे तो झट से निकल जाते हैं, लेकिन जब दिक्कत आती है तो ये 3 से 7 दिन क्यों लगते हैं मेरे वो पैसे वापस मेरे वॉलेट में आने के लिए? क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं या इसको कम करने पर अभी काम करना है? इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर भी आप गुंजाइश देख रहे हैं? जी देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें 3 या 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है और जहां पे फाइनेंशियल मैटर होता है कि पैसा एक बार डेबिट या क्रेडिट हो जाए तो फिर कंपनी के हाथ में कुछ भी उसको चेंज करने के लिए नहीं होता है। अब जैसे अगर आप उनकी शिकायत सुने तो उन्होंने खुद ने स्पष्ट तरीके से बोला है कि उनसे गलती से पैसे ज्यादा चले गए, जो उनको किसी ने बोला नहीं था, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ गलती की। इस सिचुएशन में अगर जिसको पैसा चला गया जिसके अकाउंट में, जब तक वो आदमी कंफर्म ना करे, जब तक हमारे पास कोई राइट नहीं होता है कि हम उसके अकाउंट में जाके वो पैसा विड्रॉ करके उनको वापस दे दें। तो यहाँ पे जब तक, अगर इमेजिन कीजिए इसमें रिवर्स सिचुएशन होती है जहाँ पे इन्होंने अगर पैसा, लेकिन नवीन जी औदुंबर के केस में उसने किसी रिटेलर को ये ज्यादा पैसे नहीं दिए थे, पेटीएम के अकाउंट को ही वो रिफिल कर रहे थे, वहां पे वो शुरू कर रहे थे अपना अकाउंट, तो पेटीएम में ही वो अमाउंट डाल रहे थे, तब भी पेटीएम कह रहा कि आप एक चीज और समझिए यहाँ पे। नहीं, आप एक चीज यहाँ पे समझिए, हमारी कंपनी में जो जितनी भी हमारी तरह की कंपनियां होती है उसके अंदर जब पैसा आता है तो हम लोगों को मनी ट्रांसफर अलाउड है दूसरे की अकाउंट में, लेकिन अगर आपको सेल्फ विड्रॉवल करना होता है तो कानूनन अलाउड नहीं होता है, अनलेस कि इस तरह की कोई स्पेशल केस हो जिसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो। क्योंकि इस चीजों के लिए आरबीआई भी आपसे पूछ सकता है कि आपने सेल्फ विड्रॉवल फैसिलिटी, क्योंकि फिर वो एक बैंकिंग जैसी सर्विस हो जाती है कि आपने पैसा जमा किया वॉलेट में और उससे वापस निकाल लिया। तो उस कानून के तहत हम जो भी प्रोसेस करें, ऑल कंपनीज हैज टू बी और भी ज्यादा केयरफुल होनी पड़ती है कि अगर उसने बोला है मैंने पैसा आप में डाला है वॉलेट में, अब मुझे आप वापस दे दीजिए, तो उस चीज को हमको पूरा इन्वेस्टिगेट करना होता है बिफोर वापस देने के। अब ये चीज शायद वो हमारे कस्टमर भाई यहाँ नहीं समझते हैं, लेकिन इस केस में जब तक कि वो 2-3 लोग पूरा उसको चेक नहीं करें इंटरनली, ये एक लीगल वायलेशन हो सकता है उस कंपनी की लाइसेंस कंडीशन का। तो यहाँ पर क्रॉस चेकिंग में टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, इसीलिए पैसे मिलने में ये देरी होती है। क्या इस प्रोसेस को फास्ट बनाया जा सकता है विराग? नहीं, ये जरूरी है ड्यू डिलिजेंस के लिए। नहीं नवीन जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ कि कई सारे एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है, आप पेमेंट दे सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं। सिर्फ एक सवाल है कि अगर एक कस्टमर है जिसने कि आपसे डील किया है तो आप अपने एक आदमी को अपॉइंट करिए जो उसके बता सके कि आपको 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट विद ऑल अदर्स। सवाल इस बात का है कि उसको जवाब कौन दे रहा है? क्या वो चारों के पास अलग अलग जाएगा? ही डजंट हैव एनी कॉन्टैक्ट नंबर। नहीं विराज जी, आपका जो मांग जो है वो बिल्कुल उचित है, और मेरे मांग नहीं है, कानूनी प्रावधान, इसका पालन क्यों नहीं होता? मांग नहीं है कि उनकी वेबसाइट पे वो जो सामने वाला आदमी है पालन हो रहा है। तो विराज जी, आप भी इसके कंक्लूजन क्यों कर रहे हैं कि वो पालन नहीं हो रहा है? नहीं, मैं तो सारी इंटरनेट कंपनी में देख रहा हूँ, कहीं पे ग्रीवांस ऑफिसर का नाम नंबर नहीं है। लेकिन नवीन जी, अगर पालन हो रहा है तो जो हमारे पास जो शिकायतें आई थी पेटीएम और फ्रीचार्ज दोनों में ही कह रहे थे कि
उन्हें कंप्लेंट करने के लिए सही रास्ता नहीं मिल रहा था और इसीलिए वो कंफ्यूजन में थे। काम बेहद अच्छा कर रही है ये कंपनियां, आसान बना रही है, डिजिटल पेमेंट गेटवेज खुल रहे हैं, लेकिन अगर वो कंज्यूमर की सुनेंगी नहीं तो अभी तो शुरुआत है, आगे तो और ज्यादा यूजर होंगे, उनकी और शिकायतें बढ़ेंगी। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है कंज्यूमर रिप्रेसल मैकेनिज्म को? टोल फ्री नंबर दें सारी कंपनियां। सर जो विराज जी बोल रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सर, अगर आप उसको अग्री नहीं करते तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा ये भी है, नया सिस्टम आ रहा है, सभी इसके आदी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर को दिक्कत ना हो ये सभी का मकसद है और होना भी चाहिए। और यहाँ पर अभी और भी काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि केवल ये पेटीएम और फ्री चार्ज की शिकायतें हमारे पास नहीं आई है, और भी शिकायतें आ रही है जिसमें यही सुनने को मिलता है चंद सेकंड में पैसे तो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं जब आप कुछ खरीदते हैं, लेकिन अगर कहीं से ये पैसे गलती से डेबिट हुए हैं तो वापस आने में इतना वक्त लग जाता है। तो ये समस्या अभी पहरेदार के पास सबसे ज्यादा पहुंच रही है। उम्मीद करते हैं इस पर कंपनियां काम करेंगी। नवीन सूर्या और विराग गुप्ता, आप दोनों का शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और पहरेदार में दीजिए इजाजत और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आदी बनिए और समझिए ये कैसे काम करता है, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं कैशलेस सोसाइटी की तरफ। नमस्कार।